नुआ, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। तुम अपना सामान उठाओ और 1 घंटे के अंदर ऑफिस छोड़ के चले जाओ। नुआ, सर प्लीज मुझे इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की है। मैट, क्या ये इतनी छोटी सी गलती है नुआ? मैं फेसबुक का एज ए वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें बोलता हूँ, तुम इस कंपनी के लिए एक मुसीबत हो। तुम हमारे लिए एक बोझ की तरह हो। यू आर फायर्ड। ये बात साल 2006 की है, जब फेसबुक यूएसए में सुपर हिट हो चुका था। उनकी वेबसाइट में 1 करोड़ यूजर आ चुके थे और मार्क ज़करबर्ग इसे इंडिया में लॉन्च करने वाले थे। कंपनी के सभी 150 एम्प्लॉय में खुशी का माहौल था, पर एक 24 साल का लड़का जिसका नाम नोआ था, वो फेसबुक का 30th एम्प्लॉय था। उसे फेसबुक से हर साल 52 लाख रुपए मिल रहे थे और साथ में उसे फेसबुक का 0.1% शेयर भी मिलना था अगर वो फेसबुक में 1 साल तक रहता, जिसकी आज कीमत 8,000 करोड़ से भी ज्यादा होती। लेकिन फेसबुक ज्वाइन करने के एग्जैक्टली 9 महीने 8 दिन और 2 घंटे के बाद नुआ को उसके बॉस ने ऑफिस में बुलाया और उसे नकारा कह के ये कहा कि अब तो यहाँ से रिजाइन कर दे। एक्चुअली हुआ ये था कि नुआ ने फेसबुक का जो ग्रोथ प्लान है वो एक जर्नलिस्ट को गलती से बता दिया था और उस जर्नलिस्ट ने इसे अखबार में छाप दिया। नौकरी से निकाले जाने पर नुआ पूरे तरीके से टूट गया था और वो 6 महीने अपने दोस्त के कमरे में रहा। लेकिन उसके बाद उसने 48 घंटे में अपना स्टार्टअप आइडिया वैलिडेट किया, यानी ये पता लगाया कि वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और इवन उस पर उसने एक बुक लिख दी जिसका नाम है $1 मिलियन वीकेंड। इस बुक में 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है गेट द करेज। 2013 में नुआ ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें उसने अपने 5 दोस्त इकट्ठा किए। इस कोर्स का मकसद यह था कि वो 5 लोग 1 महीने में 70,000 रुपए कमा सके। इन 5 लोगों में एक प्रोग्रामर, एक हॉर्स ट्रेनर और 3 लोग शामिल थे जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे। इन सब में वो कैपेबिलिटी थी जिससे वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। और आप गेस करो कि 2 हफ्ते के बाद इनमें से कितने लोगों ने कितने पैसे कमाए होंगे? इन सब ने 0 रुपीस कमाए। और इसका रीजन क्या था? सिर्फ एक, फियर ऑफ आस्किंग। यानी ये 5 लोग किसी से भी कोई भी हेल्प मांगने से बहुत डरे थे। शुरू में तो नुआ को ये समझ नहीं आया कि ये सब डरे क्यों, लेकिन बाद में उसे खुद की बचपन की एक स्टोरी याद आई। नुआ की फैमिली इजराइल से थी जो कि अमेरिका आकर शिफ्ट हुई थी। एक दिन नुआ अपने फादर के साथ एक शॉप में गया जहां उसके फादर एक जेरोक्स की मशीन बेच रहे थे। उसके फादर को इंग्लिश ऑब्वियसली अच्छे ढंग से नहीं आती थी, फिर भी वो दुकानों में जाते और जेरोक्स मशीन बेचने की कोशिश करते। वो जितनी भी दुकानों में जाते, सब दुकानदार बस उन्हें एक ही चीज बोलते, अरे भाई नई चाहिए तुम्हारी जेरोक्स मशीन। पर एक दिन ऐसा हुआ कि नुआ के फादर ने 2 फोटोस्टैट मशीन एक साथ सेल कर दी। नुआ के फादर नुआ को एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके गए और खुश होते हुए बोले, आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। पर नुआ खुश नहीं था, जिस पर उनके फादर ने पूछा, नुआ तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो मैंने 2 कॉपियर मशीन बेची है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नुआ, पापा आपका दिल नहीं करता जॉब क्विट करने का, जहां आपको इतने लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार तो कोई आपसे ठीक से बात तक नहीं करता। फादर, नुआ रिजेक्शन तो वर्क का एक पार्ट है, तुम्हें रिजेक्शन से प्यार होना चाहिए। मुझे देखो, मैंने इस महीने ये सोचा है कि मुझे कम से कम 100 रिजेक्शंस लेनी है। अब क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 100 लोग रिजेक्ट करेंगे, इसलिए मैं कभी दुखी होता ही नहीं और अपनी रिजेक्शन से सीख लेके आगे बढ़ता रहता हूँ। और इवन मिलियनेयर बनने के बाद भी नुआ इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूले। वो अभी भी अपनी रिजेक्शन वाली मसल बिल्ड करने के लिए लोगों के पास जाते हैं और उनसे $1 मांगते हैं। कई लोग तो उन्हें मिडिल फिंगर तक दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी नुआ हंसते हैं और फाइनली एक लेडी से $1 ले ही लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आता है कि यार इंडियंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि जूम का, जैसे कि हम एयरबीएनबी में किराए में दे देते हैं अर्निंग्स करने के लिए। उसी तरीके से जूम कार में भी हम अपनी कार को रेंट में दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंस और टाइमिंग के हिसाब से, और अपनी कार से पैसे कमा सकते हैं। गाड़ी हमारे घर के बाहर ही रहती है और जब भी कोई इसे बुक करवाता है तो वो गाड़ी यूज़ करके वापस सेम जगह पर लगा देता है। जैसे कि देखिए, ये मैंने जूम कार होस्ट का ऐप खोला और अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाली। अब मुझे अपने सामने क्लियर दिखेगा कि मैं जूम कार पे अपनी गाड़ी होस्ट करके कितनी अर्निंग कर सकता हूँ। एक कार से हम अप टू 7 लाख रुपीस एक साल में अर्न कर सकते हैं। अब ये डाउट हमेशा रहता है कि यार अगर किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी या चुरा ली तो क्या होगा? तो इसके लिए जूम कार हमें 100% कार प्रोटेक्शन देता है और इसलिए हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और जो भी गेस्ट हमारी गाड़ी जूम कार से बुक करेंगे उनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जैसे कि आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, थ्रू स्ट्रिक्ट KYC। और अगर पेमेंट की बात करें तो हमें हमारी कार की पेमेंट
24 घंटे के अंदर मिल जाती हैं। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग अपनी कार 30 अप्रैल 2024 से पहले जूम कार पर ऐड करेंगे, जूम कार उनको 60,000 रुपीज गारंटीड इनकम ऑफर कर रहा है। एक और लास्ट चीज, जिन व्यूअर्स के पास अपनी कार नहीं है और फिर भी वो जूम कार होस्ट बन के पैसे कमाना चाहते हैं, तो जूम कार ने रिसेंटली Cars24 के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे हम यूज्ड कार फ्लेक्सिबल EMI के साथ खरीद के जूम कार पे होस्ट कर सकते हैं और उसकी EMI भी जो होस्ट बन के इनकम आएगी उससे हम पे कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी से पैसे कमाना चाहते हैं तो जूम कार होस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। वापस आते हैं नोआ की स्टोरी में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्ड द प्रोडक्ट। नोआ कहते हैं कि वो कभी स्पोर्ट्स नहीं देखते, उनको गैम्बलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक बार उन्होंने एक ट्रेंड पता किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका में जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जैसे कि आजकल ड्रीम 11 वाली एप्लीकेशन। तो उन्होंने फटाफट एक टीम इकट्ठी करी और बेट आर्केड नाम की एक ऐप बना डाली। और उन्होंने सोचा था कि फेसबुक में उनकी काफी ज्यादा फॉलोइंग है, तो आसानी से उन लोगों को इस ऐप में ले आएंगे और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। 6 महीने तक उनकी प्रोग्रामर्स की टीम इस ऐप पर काम करते रही और उन्होंने करीबन 1 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए और साथ में 10 लाख रुपए लॉयर की फीस में खर्च करे, जिसने ये प्रूव किया कि गैम्बलिंग ऐप इलीगल नहीं है। ये एप्लीकेशन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, अमेजिंग ग्राफिक्स थे और बहुत अच्छे ढंग से काम करती थी। और गेस कीजिए कि इससे नोआ ने कितने पैसे कमाए होंगे? अगेन 0। इस इंसिडेंट के बाद नोआ ने बहुत इंट्रोस्पेक्शन करी और उनको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि अगली बार कुछ भी फुल फ्लेज बनाने से पहले वो अपने आइडिया को वैलिडेट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस दिया, जिसको यूज करके हम 48 घंटे में अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 आता है फाइंडिंग $1 मिलियन आइडिया। एक रात नोआ को एक कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था मैक हीस्ट, जो कि काफी सारे मैक के सॉफ्टवेयर्स को एक साथ बंडल करके उन्हें सस्ते प्राइस में लोगों को बेचा करती थी। इससे जो भी लोग एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्हें बहुत ही सस्ते प्राइस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ मिल जाते थे और जो इन सारे सॉफ्टवेयर के मालिक हैं उन्हें बहुत ही सस्ते में अपना पहला कस्टमर मिल जाता था। जब भी मैक हीस्ट काफी सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ बंडल करके उन्हें मार्केट में बेचता था तो कस्टमर की लाइन लग जाती थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि खुद कंपनीज जिनके ये सॉफ्टवेयर थे वो इस सॉफ्टवेयर के बंडल को प्रमोट करते थे। ये आइडिया जानने के बाद नोआ ने सोचा कि क्यों ना मैं ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट किसी और फील्ड में यूज करूं। नोआ रेडिट में बहुत एक्टिव थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक लोगों की कम्युनिटी है जो कि बहुत ज्यादा इमेजेस शेयर करती थी। उस टाइम क्या होता था कि रेडिट में ये मैक्सिमम लोग अपनी मीम की इमेजेस इमेजर नाम की वेबसाइट में डाल के रखते थे और उन्हें रेडिट में शेयर करते थे। वैसे तो इमेजर एक फ्री वेबसाइट थी, लेकिन ज्यादा इमेजेस होस्ट करने के लिए ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ऑफर करता था। इस पर नोआ को एक आइडिया आया कि क्या रेडिट वाले लोग इमेजर की सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में लेना पसंद करेंगे कि नहीं। नोआ ने ये आइडिया अपने मेंटर डाओ के साथ शेयर किया, जिन्होंने गुड RX नाम की कंपनी बनाई थी। इस पर उनके मेंटर ने कहा, ये बहुत ही बकवास आइडिया है, मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा। लेकिन नोआ ने डिसाइड किया कि अपने मेंटर के इस कमेंट के बावजूद वो इस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही कम पैसे खर्च के। और इस सिचुएशन में नोआ ने अपनी रिजेक्शन मसल को यूज़ किया, यानी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इमेजर के फाउंडर से बात करें। अगर उन्होंने ये कॉल रिजेक्ट कर भी दी तो भी क्या होगा, तो भी उनकी लाइफ में कौन सा फर्क पड़ने वाला है। और इसीलिए नोआ ने इमेजर के फाउंडर एलन को मेल किया और उनसे कहा कि वो उनके 200 सब्सक्रिप्शंस लोगों को डिस्काउंट में देना चाहते हैं, जिसके बदले में वो उन्हें पैसे देंगे। इमेजर के फाउंडर एलन ने ये बात बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद नोआ ने रेडिट के फाउंडिंग इंजीनियर क्रिस लोए को मेल करी और उनसे कहा कि आपकी वेबसाइट में बहुत से लोग इमेजर सर्विस को यूज करते हैं, मैं चाहता हूं कि हम रेडिट के यूजर को इमेजर की सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ते प्राइस में दें, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, जिसके लिए आपको मेरी वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा। 2-3 मेल के बाद क्रिस भी इस आइडिया को लेके एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, इमेजर तो हमारे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम जरूर चाहेंगे कि उनको डिस्काउंट मिले। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आता है स्टेप 2, यानी बहुत ही कम पैसे खर्च के अपना बेसिक प्रोडक्ट बनाओ। इसके बाद नोआ ने एक 700 रुपए पर आवर का डेवलपर पाकिस्तान से लिया, उससे 1 पेज की वेबसाइट बनाई, उसमें पेपैल का बटन इंटीग्रेट कर दिया और 4 घंटे के अंदर उनकी एक वेबसाइट रेडी होगी जिसका नाम था appsumo.com। इस वक्त पर नोआ सिर्फ एक चीज जानना चाहते थे कि क्या लोग एक्चुअल में इस एप्लीकेशन के लिए पे करेंगे कि नहीं। इसके बाद आता है स्टेप 3, यानी 48 घंटे के अंदर सिर्फ एक 100 रुपए का नोट कमा के दिखाओ। जैसे ही रेडिट में नोआ की एड चली, कुछ ही मिनट के बाद उनकी पहली सेल आई और उन्होंने अपने पहले 100 रुपए कमाए और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इमेजर वेबसाइट की 200 सब्सक्रिप्शन बेच दी थी, जो कि नोआ का गोल था
किसको पता था कि ये कंपनी जो $50 से शुरू हुई है, ये किसी टाइम पर 500 करोड़ रुपए कमा रही होगी। जब एक बार हमारा आइडिया वैलिडेट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रो द आइडिया। देखिए एपसुमो 2010 में $50 से स्टार्ट हुई थी और वो 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि उन्होंने ये कंपनी ग्रो कैसे करी, और इसका आंसर है सोशल मीडिया की मदद से। इसके लिए भी नोआ ने हर एक प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पकड़ा, और वो था यूट्यूब। सबसे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम ट्राई किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स डाली, रील्स डाली, उनके फॉलोअर्स भी बढ़े। लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि कोई भी उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर एक्चुअल में उन्हें पे करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम में कंटेंट डालना बंद कर दिया। फिर उन्होंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट करी। पॉडकास्टिंग में उन्हें एक्चुअल में ग्रोथ मिल भी रही थी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जितना टाइम उन्हें पॉडकास्टिंग में स्पेंड करना पड़ता है, उतना टाइम वो कहीं और इन्वेस्ट करके ज्यादा सेल्स ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने पॉडकास्टिंग भी बंद कर दी। और इसी तरीके से उन्होंने लिंक्डइन ट्राई किया, ब्लॉगिंग ट्राई करी, ट्विटर ट्राई किया, इवन टिकटॉक ट्राई किया। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि कहीं से भी उनको उतनी सेल्स नहीं आ रही है। और फाइनली ग्रोथ के लिए जो उनके साथ काम किया वो था यूट्यूब। नोआ कहते हैं कि टिकटॉक में 1 मिलियन फॉलोअर होने से बेटर है कि यूट्यूब में 1 लाख लोग उनके फॉलोअर हों। यूट्यूब से काफी ग्रोथ लाने के बाद दूसरी चीज जो उनके साथ काम करी वो थी ईमेल की लिस्ट। नोआ कहते हैं कि वो जितना बिजनेस 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर से ला सकते हैं, उतना ही बिजनेस वो 1,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर से ला सकते हैं, और उतना ही बिजनेस वो सिर्फ 100 ईमेल सब्सक्राइबर से ला सकते हैं। यानी उनके अकॉर्डिंग जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है किसी भी सोशल मीडिया सब्सक्राइबर से। नोआ अपने दोस्त डेनियल की एक स्टोरी बताते हैं, जिसने ये आई ग्लासेस बनाए थे जो कि माउंटेनियरिंग करने वाले लोगों के लिए था, ताकि वो माउंटेनियरिंग करते करते ऊपर जो हो रहा है उसे देख सके। डेनियल ने इन ग्लासेस को ब्लॉगर्स के पास प्रमोट किया, फेसबुक पेजेस में प्रमोट किया और बहुत सारे मीटअप्स में भी गया, लेकिन उसको इन सब प्लेटफॉर्म से 0 सेल्स मिली। लेकिन फिर अचानक से एक बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम सीरा ट्रेडिंग था, उसने डेनियल को $4,200 का एक ऑर्डर दे दिया। ये इनवॉइस है जिससे डेनियल बहुत खुश हो गया, और ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर डेनियल एक्सपेक्ट कर रहा था कि किस प्लेटफॉर्म से उसे कितनी सेल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल वो सोच रहा था कि उसको अपने दोस्तों से और रेफरल से 30 सेल्स मिल जाएंगी। वैंकूवर में एक रॉक क्लाइंबिंग ग्रुप था, ये सोचा था वहां से उसे 20 सेल्स मिल जाएंगी। होलसेल से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे 50 सेल्स मिल जाएंगी, ईबे से 25, और जहां पर वो गिव अवे करेगा वहां से भी 25। लेकिन आप देख सकते हो कि इन 2 लास्ट में से 0 सेल्स मिली, और सबसे ज्यादा सेल्स उसे एक प्लेटफॉर्म से मिली, और वो था होलसेल ऑप्शन। तो इस पूरी स्टोरी की लर्निंग ये है कि हम काफी सारी चीजें प्रेडिक्ट करेंगे, हमें हर चीज एग्जीक्यूट करनी भी है, लेकिन जो चीज एक्चुअल में काम करेगी सिर्फ उसी चीज पर डबल डाउन करते रहना है, और जहां पर वो सेल्स नहीं हो रही है हमें उसे स्टॉप कर देना है। तो देखिए जो पूरी वीडियो की लर्निंग है वो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। मैक्सिमम गलतियां जो मैंने देखा है वो लोग ये करते हैं कि वो अपना आइडिया वैलिडेट नहीं करते, पहले बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, जो कि एग्जैक्ट गलती नोआ ने भी करी थी, जिसके कारण उसे 1-1.5 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन बाद में उसने ये चीज नहीं करी इमेजर के केस में। उसने इमेजर से बात करी, उसने रेडिट वाले से बात करी, और इन दोनों को मिला के 200 सेल्स कर दी। इसमें 2 ट्रिक्स थी। 1, उसे पता था कि रेडिट वेबसाइट में लोग इमेजर की जो इमेजेस हैं वो यूज कर रहे हैं, और 2, उसने अपनी मसल यूज करी रिजेक्शन वाली, और दोनों को मेल कर दिया। दोनों को बोला सिर्फ 200 सेल्स के लिए आप अग्री कर जाओ, यानी बहुत छोटी कमिटमेंट करने के लिए उनको कहा। दोनों अग्री करके 200 सेल्स करी, और इसीलिए आज एपसुमो $85 मिलियन का बिजनेस करती है हर साल। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अब 48 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 48 घंटे में हम बहुत बड़ा स्टार्टअप खोल देंगे, लेकिन 48 घंटे में हम जो अपना आइडिया है उसे वैलिडेट कर सकते हैं बहुत ही छोटे स्केल में। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन ये साइकोलॉजी है कि हमारे पास 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, यानी इनडायरेक्टली 52 वीकेंड्स, 52 आइडियाज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि हम सिर्फ 20 आइडियाज़ को टेस्ट करें, लेकिन 20 आइडियाज़ भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में सिर्फ एक ही बार जीतना है। अब इससे अच्छी बेट क्या हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।